हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से तुम्हारा भाई आ गया है एक नया चैप्टर लेके। और आज हम लोग जूलॉजी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये एनसीईआरटी में जो इसका टिश्यू वाला पार्ट है वो दिया नहीं है, बट हमें पूरा ही कवर करके चलना है। जो न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो हम लोग नीड के अकॉर्डिंग जितना भी उसमें आएगा उस हिसाब से हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिमल। मतलब एक एनिमल जो है, यानी एनिमल यूकैरियोटिक सेल होगा, तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो मल्टी सेलुलर होना चाहिए, मतलब कि वो बहुत सारे सेल से मिलके बना होना चाहिए। और यूकैरियोट्स होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए। हेटेरोट्रॉप होना चाहिए, मतलब वो अपना खाना खुद ना बनाए या दूसरों पर डिपेंड रहे, जैसे हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब हम लोग कंप्लीट फूड इज डाइजेस्टेड, मतलब जो फूड होता है उसको हम लोग पहले इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। मतलब पहले खाते हैं, उसके बाद हमारे स्टमक के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाके तब उसमें डाइजेस्ट होता है। उसके बाद अब इसमें क्या क्या उनके फीचर्स हो सकते हैं, तो पहली बार उनमें ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, और अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। लोकोमोशन मतलब होता है कि अपनी पोजीशन को चेंज करना, और मूवमेंट मतलब होता है अपने पॉस्चर को चेंज करना। मतलब अगर तुम एक हाथ ऐसे हिला रहे हो, मतलब एक जगह खड़े होके अपने हाथ पैर इधर उधर हिला रहे हो, तो वो आपका मूवमेंट में आएगा। लेकिन अगर तुम अपने पैर से इधर उधर चले, मतलब तुम कहीं मूव किए, तो वो लोकोमोशन के अंदर आएगा। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि मतलब कैसे थिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। जैसे कि सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यही। अब इसके बाद ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब अमीबा, पैरामीशियम, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि हाइड्रा हो गया, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म आते हैं। और हम लोग ह्यूमंस भी हाइड्रा मतलब मल्टी सेलुलर में आते हैं, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स हैं। अब इन मल्टी सेलुलर के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाएगा, और जो यूनिसेलुलर होगा उसमें सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा, जैसे डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शंस, रेस्पिरेशन, ये सारे मतलब एक ही सेल परफॉर्म करेगा। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि एनिमल किंगडम के अंदर सम एनिमल्स ओनली हैव सेल्स। कुछ एनिमल्स के पास सिर्फ सेल है, कुछ के पास सिर्फ टिश्यू है, और कुछ ऑर्गन है, और फिर किसी के पास ऑर्गन सिस्टम भी है। जैसे कि हम लोग के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे कि हम लोग का हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसलिए हमारे अंदर भी सिस्टम पाया जाता है। अब टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब सिमिलर सेल्स के ग्रुप होते हैं जिनका एक कॉमन ओरिजिन होता है, और उनके आसपास या फिर इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच में, जैसे यहाँ पे सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या क्या चार बातें मतलब याद रखने वाली है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब पहले सिमिलर सेल होंगे, उनका कॉमन ओरिजिन होगा, उसके बाद इनके सेल के आसपास इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, और ये लोग एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये एक टिश्यू है, इस मतलब ऐसा जो भी फुलफिल कर रहा है जिस जो भी सेल्स, उन्हें टिश्यू बोलते हैं। अब ये जो है ये इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, जैसे सेल के बीच के जो सब्सटेंसेस हैं इनको इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस बोलते हैं, या फिर इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर के सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। अब कॉमन ऑरिजिन का मतलब क्या होता है कि कॉमन ऑरिजिन किसे कहते हैं। अब कॉमन ऑरिजिन पर्टिकुलर टिश्यू अब कॉमन ऑरिजिन का मतलब क्या होता है। कॉमन ऑरिजिन क्या होता है, नहीं एक पार्टिकुलर टिश्यू जो होते हैं ना, उनका सेम ऑरिजिन होना चाहिए, और यानी कि ये सेम जर्म लेयर से डिराइव्ड होने चाहिए। मतलब अगर एक एक्टोडर्म है
तो एक्टोडर्म से ही सारे सेल्स डिराइव्ड होने चाहिए। मेसोडर्म है तो मेसोडर्म से ही, जैसे कि हमारा अगर स्पर्म ओवा फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं जो कि डिवाइड होता है 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल स्टेज होती है जिसे ब्लास्टोला बोलते हैं। और उसके बाद जो स्टेज आती है उसे गैस्ट्रोला बोलते हैं और इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिसे जर्म लेयर बोलते हैं। जर्म लेयर जो कि बहुत सारे टिश्यूज़ बनाता है, जैसे कि न्यूरल टिश्यू का कॉमन ऑरिजिन सारे एक्टोडर्मल होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू के मेसोडर्मल होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे सेल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। यानी 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। हमारा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। और अगर देखें हम लोग स्टमक में तो उसके पास एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल सारे तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। अब ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑल द ऑर्गन्स विच हैव दीज टिश्यूज अरेंज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। अगर जब भी टिश्यूज जो हैं वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में जब अरेंज्ड होते हैं ऑर्गन्स के अंदर, और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स फिजिकली और केमिकली मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं आपस में फिजिकली और केमिकली और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक, इंटेस्टाइन फिजिकली और फंक्शनली कनेक्ट करते हैं। अब फिजिकली मतलब फिजिकल कैसा कनेक्शन, यानी ऑर्गन्स आर कनेक्टेड फिजिकली, मतलब फिजिकली डक्ट वक्ट्स के द्वारा फिजिकली कनेक्ट हैं। केमिकली मीन्स दे रिलीज करते हैं एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस को, इसे केमिकली बोलते हैं हम लोग। उसके बाद 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, हमने भी देखा। अब उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं? जनरल एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग लाइनिंग में हेल्प करता है। एपिथेलियल टिश्यू डिफ्यूज़न कराता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन भी कराता है, क्योंकि ये सिंगल लेयर की होती है ना, तो इसलिए ये एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग, लाइनिंग, डिफ्यूज़न, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन ये सारी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एपिथेलियल में 2 तरह के होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। एक में सिंगल लेयर होती है और एक में 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग आता है कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? सपोर्ट और लिंकेज प्रोवाइड करता है। ये सबसे अबंडेंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होता है, सपोर्ट और लिंकेज प्रोवाइड करता है। ब्लड में, बोन्स में, कार्टिलेज में यही सारे टिश्यूज़ पाए जाते हैं। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू मसल्स, यानी कि वो क्या करेगा? मूवमेंट और लोकोमोशन कराएगा। उसके बाद फिर न्यूरल टिश्यू जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा हमारे पास। अब इसके बाद अब डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब ये क्वेश्चन समझ लो आ गया। डिवीज़न ऑफ लेबर कहाँ कहाँ पे देखा जाता है? टिश्यू लेवल पे भी देखा जा सकता है, सेल और ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी देखा जाता है। अब हार्ट के अंदर कौन कौन से मसल्स मतलब टिश्यूज़ पाए जा सकते हैं? तो मस्कुलर टिश्यू तो पाया ही जाएगा, न्यूरल टिश्यू भी पाया जाएगा क्योंकि नर्व्स का भी कंडक्शन होता है, वहाँ पे सिग्नल जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड वेसल्स का ही जाला होगा, ब्लड और भी पाए जाएंगे, और एपिथेलियल टिश्यू भी पाया जाएगा। मतलब चारों तरह के टिश्यूज से मिलकर हार्ट बना होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू, हम लोग पहला टिश्यू देखने जा रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियल का मतलब होता है टू रेस्ट। मतलब ये टिश्यू किसी के ऊपर, किसी अदर टिश्यू के ऊपर हमेशा रेस्ट करती है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट करती है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये भी कह सकते हैं। और इसके अंदर ना सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, मतलब इनके पास लिटर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स स्पेस होगा और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी कम होगा इनके पास, क्योंकि सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। अब एवेस्कुलर होते हैं, मतलब कोई भी ब्लड वेसल का कनेक्शन नहीं पाया जाता। अगर हम लोग डायग्राम देखें तो जैसे ये सेल्स हैं, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है नॉन सेलुलर, मतलब ये किसी सेल से मिलके नहीं बनी होती, ये ग्लाइकोप्रोटीन से और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलके बनी होती है, और कुछ प्रोटीन फाइबर्स भी होते हैं। मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होती है, पॉलीसेकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनी होती है, और कुछ प्रोटीन फाइबर्स भी होते हैं। और जो बेसमेंट सब्सटेंस मेम्ब्रेन होता है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अब ये जो टिश्यू है ना, ये जो ऊपर का है इसको एपिकल सरफेस बोलते हैं या फिर फ्री सरफेस, और इधर नीचे वाले को बेसल सरफेस बोलते हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास होता है। अब ये जैसे कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर है एपिथेलियल टिश्यू, तो इसलिए इसका नाम टू अपॉन मतलब एपिथेलियल पड़ता है कि मतलब वो रेस्ट करती है।
और नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स की जाल होंगी जिसकी मदद से ये अपना भी काम कर लेता है, क्योंकि ये एवेस्कुलर होता है, इसमें तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू से ही अपना काम करता है। मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ब्लड से डिफ्यूज़ करते हैं, मतलब ब्लड से, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में जाके यहाँ से ब्लड, मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एपिथेलियल टिश्यू में जाते हैं, कहाँ से होकर, बेसमेंट मेम्ब्रेन से होकर। अब फ्री सरफेस या तो फेस कर सकता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को या फिर बॉडी सरफेस को, मतलब जो ये फ्री सरफेस होता है ना, या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर बॉडी सरफेसेस को ही सी करेगा। और हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है और इसमें नर्व सप्लाईज भी होती हैं। अब एपिडर्मल जो होते हैं ना, एपिडर्मल टिश्यू, इसके अंदर ऑरिजिन का अगर हम लोग देखें तो 3 ऑरिजिन्स भी हो सकती हैं, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मतलब मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। एपिथेलियल टिश्यू एट अ पार्टिकुलर लोकेशन विल हैव ऑल सेल्स, मतलब एक पार्टिकुलर लोकेशन पर एक ही तरह के सेल्स होंगे जिनका कॉमन ऑरिजिन होगा, जैसे कि स्किन में सारे एक्टोडर्मल होंगे, गट में एंडोडर्मल होंगे, इस तरह का। अब फ्री सरफेस के पास मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे माइक्रोविलाई, उसके अंदर ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड से बनती हैं, और ये इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया, किसके लिए, सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन के लिए। और सीलिया भी हो सकते हैं जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि मूवमेंट कराती हैं सब्सटेंसेस का एक ही डायरेक्शन में, मतलब यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। इसका डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ये सीलिया लगे हैं और इसका डायग्राम पे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्ड्स होंगे जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। अब एपिथेलियल के अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो सिंपल एपिथेलियम होता है और कंपाउंड एपिथेलियम होता है। सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल होंगी, जैसे एक सिंगल लेयर ऑफ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। अब ये क्या करेंगी, अगर सिंगल लेयर है तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकती, इसलिए ये सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, मतलब क्योंकि ये थिन होती है तो ये सब आसानी से हो जाता है, तो इसलिए ये सिक्रेशन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ये सारा कर देती है। और ये अब कहाँ प्रेजेंट होगी, तो लाइनिंग्स ऑफ बॉडी कैविटी के लाइनिंग्स में ही प्रेजेंट होंगी, जैसे कि लंग्स, हार्ट, डक्ट और ट्यूब्स के जगह पे। अब कंपाउंड एपिथेलियम, ये मल्टी लेयर होता है, ढेर सारे लेयर का होगा, और ये ज़्यादातर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग स्किन देख सकते हैं, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर के इन्वायरमेंट से, कोई भी चीज़ से। अब अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, एपिथेलियल टिश्यू को 3 तरह से माना, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। अब जैसे कि देखो ये डक्ट हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स के अंदर, जो भी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि, और ट्यूब जो है वो ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती हैं। और लाइनिंग्स का मतलब होता है जैसे लंग्स के अराउंड प्लूरा, जो कि एपिथेलियल उसके अराउंड होता है, तो ये लाइनिंग्स के आती हैं, मतलब डक्ट को ऐसे ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब जो कि ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, और ये लाइनिंग्स इसमें होती हैं प्रेजेंट। अब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को हम लोग देखें तो इसके अंदर सेल्स फ्लैट होंगे, इरेगुलर इन शेप होगा, सेल्स आर फ्लैट, लोकेटेड होते हैं सेंटर पे, अगर हम लोग व्यू देखें तो इसे टाइल लाइक अपीयरेंस आता है, और सेल्स का इरेगुलर बाउंड्री होती है। इसको हम लोग टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब सेल्स जो है ना वो टाइल्स की तरह दिखती हैं, और इसीलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, और इनके पास इरेगुलर बाउंड्री होती है। एपिथेलियल सेल आर पैक्ड विद लिटल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ना उनमें भी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है, तो ये हमने देख लिया। अब फंक्शन, अब एपिथेलियल सेल के फंक्शन क्या होगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का, कि ये फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन में हेल्प करता है, और ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम, डिफ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा कि सब्सटेंस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो। अब इसके एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो लंग्स में जो एयर सैक ऑफ लंग्स, ब्लड कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस, और हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, मतलब कहाँ कहाँ, लंग्स के अराउंड जो एयर सैक होता है लंग्स में उसके अराउंड, फिर ब्लड कैपिलरी की लाइनिंग में, और इसको स्पेशल नाम बोलते हैं एंडोथीलियम, अभी हम लोग देखेंगे।
और उसके बाद आता है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। अब ब्लड कैपिलरी के अराउंड जो भी स्क्वायमस एपिथेलियम होता है उसे एंडोथेलियम बोलते हैं। अब सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होती, उनके सरफेस पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं पाई जाती। और अब हम लोग बात करते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की। अब जैसे इसके नाम से पता जा रहा है क्यूबाइडल, तो इसके अंदर क्यूब लाइक सेल्स होंगे, जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्यूब लाइक सेल्स हैं और इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट है और राउंड है। हाँ, अब इसके अंदर मॉडिफिकेशंस, जो इसकी फ्री सरफेस है उसके पास मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। अब कैसे मॉडिफिकेशंस? तो एक बार सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम मतलब उसके पास कोई मॉडिफिकेशन ना हो, तो वो क्या करेगा, ऐसे दिखेगा सिंपल, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, वो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो डीसीटी यानी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब्यूल होता है एक। उसके बाद स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, याद रखना स्मॉलर डक्ट्स, लार्जर डक्ट्स नहीं, स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड। जैसे कि पेनक्रियाज है, ये लार्जर डक्ट के अंदर आती है, ये वाली स्मॉलर डक्ट के अंदर, तो ये इसमें सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाता है। उसके बाद थायराइड फॉलिकल्स के अंदर, फिर जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं किस किस के अंदर, डीसीटी के अंदर, फिर स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड के अंदर, फिर थायराइड फॉलिकल के अंदर, उसके बाद फिर जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाता है। उसके बाद ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल, अब इसके पास माइक्रोविलाई होते हैं, जैसे ये यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन आती थी माइक्रोविलाई। इसका क्या फंक्शन होता है, ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है इस ब्रश बॉर्डर की वजह से। और इसका एक एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये भी नेफ्रॉन का एक पार्ट है। तो हमने देखा ब्रश बॉर्डर देख लिया। अब सीलिएटेड, अब सीलिएटेड का मतलब है सीलिया प्रेजेंट होंगे फ्री सरफेस पे, जैसे ये देखिए क्यूबाइडल सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जब भी सीलिएटेड कहीं पे भी आए ना, पिछले बार भी हमने देखा सीलिएटेड, वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट कराते हैं। जैसे कि स्मॉल ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस का जो मूवमेंट होता है उसको कराने के लिए उसमें भी सीलिएटेड क्यूबाइडल प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा सिंपल क्यूबाइडल के एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिंपल क्यूबाइडल का डीसीटी था, थायराइड फॉलिकल्स था, जर्मिनल एपिथेलियम था, स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड था। ब्रश बॉर्डर का था पीसीटी, उसके बाद सीलिएटेड का था हमारे पास स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, मतलब कॉलमनार। अब कॉलमनार के मतलब अंदर टॉल सेल्स होंगे, टॉल सिलेंडर सेल्स होंगे, न्यूक्लियस ओवल होगा और बेस पे प्रेजेंट होगा और फ्री सरफेस पे पास भी मॉडिफिकेशन हो सकती है इसमें भी। जैसे देखिए टॉल सेल्स हैं, जो इसका न्यूक्लियस है वो ओवल है और बेस पे प्रेजेंट है। तो इसके हम लोग देखते हैं अगर कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। अब सिंपल कोलुमनार जैसे सिंपल क्यूबाइडल था उसके पास कोई मॉडिफिकेशंस नहीं थी, ऐसे इसमें भी कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होंगी। इसका फंक्शन भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होगा। और उसके बाद इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है वो है इसका एग्जांपल, और स्टमक है इसका एग्जांपल। उसके बाद आता है ब्रश बॉर्डर कोलुमनार के पास माइक्रोविलाई होंगे, तो वो भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करेगा, थोड़ा अच्छा कर सकता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये भी जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा। मतलब सिंपल कोलुमनार और ब्रश बॉर्डर कोलुमनार का एक सेम एग्जांपल होगा जीआई ट्रैक्ट, और इसका अदर एग्जांपल होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और गॉबलेट सेल्स भी कोलुमनार होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। उसके बाद फिर सीलिएटेड कोलुमनार, इसके पास सीलिया होगा जो कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस करेगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना, इसके एग्जांपल के अंदर आता है फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि ओवा का मूवमेंट कराना होता है, तो इसीलिए कोलुमनार एपिथेलियम पाई जाएगी। और लार्ज ब्रोंक्यूल्स में ये पाया जाता है। देखो कोलुमनार मतलब क्यूबाइडल जो होता है ना वो छोटा होता है, तो वो स्मॉल मतलब सीलिएटेड क्यूबाइडल छोटा होता है तो उसके पास स्मॉल ब्रोंक्यूल्स होंगे। लेकिन जो सीलिएटेड कोलुमनार होता है वो बड़ा होता है तो उसके पास लार्ज ब्रोंक्यूल्स होंगे, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में भी मूवमेंट करानी होती है ओवा की, तो वहाँ पे भी सीलिएटेड ही होना चाहिए। हाँ, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि हमें जो भी हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट कराना है, तो उसके लिए वहाँ पे ये ब्रश बॉर्डर पर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो हम लोग रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। अब क्या नोट में क्या है कि सीलिएटेड एपिथेलियम जो होता है ना वो ज़्यादातर इनर लाइनिंग्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, मतलब जो भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इनर लाइनिंग्स में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम की हम लोग बात करें
तो अगर ऐसे क्यूबॉइडल या कोलमनार सेल जो कि सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएं, कि मतलब वो सिक्रीशन करने लगे, तो उसको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। अगर इसके हम लोग देखें तो यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ये किस बेसिस पे है? नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड होगा जिसमें एक सिंगल सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होगा, तो जैसे गॉबलेट सेल, वो सिंगली म्यूकस को सिक्रीट करता है, तो इसलिए वो आइसोलेटेड यूनिसेलुलर ग्लैंड के अंदर आता है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड के अंदर ढेर सारे ग्लैंड्स मिलके जब सिक्रीशन करते हैं तो उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ग्लैंड बोल देते हैं, जैसे कि स्लेवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें ढेर सारे सेल्स होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशंस, मतलब किस तरह से हम लोग सिक्रीशन को पोर कर रहे हैं, तो उसमें एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब बाहर बाहर, मतलब एक्सोक्राइन ऐसे एक्सो माने डक्ट, थोड़ा याद रखना कि जिसके पास डक्ट्स प्रेजेंट हो, और एंडोक्राइन मतलब अंदर, तो अंदर है तो डक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे डक्टलेस हो, ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ एक्सो यानी बाहर तक भेजनी है तो उसे डक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और एंडो जो मतलब दूर तक नहीं भेजनी, मतलब एंडो अंदर ही, तो इसलिए डक्टलेस हो जाएगी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल में आता है इसके म्यूकस, मिल्क, सीबम, स्वेट, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सारे एक्सोक्राइन सिक्रीशंस होते हैं। और इसके अंदर ग्लैंड्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली फ्लूइड के अंदर ही सिक्रीट कर देते हैं। अब उसके बाद हेट्रोक्राइन ग्लैंड आता है। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो कि दोनों तरह से काम करे, मतलब इस एक्सोक्राइन पार्ट भी हो, एंडोक्राइन पार्ट भी हो, जैसे कि पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में दो पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ना उसे इजलिट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है। यानी कि पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट इजलिट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जो कि हमारे पास हार्मोन सिक्रीट करता है। और जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है ना उसे सेल ऑफ एसिनाई बोलते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रिएट करता है। अब उसके बाद ओवरी और टेस्टिस भी एक्सो और एंडो दोनों तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि गैमेट्स भी बनाते हैं और हमारे पास हार्मोन्स भी बनाते हैं, तो ये भी इन्वॉल्व होंगे इसमें। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम को। अब कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? ये मल्टी लेयर सेल्स होता है जो कि कवरिंग और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। मतलब मल्टी लेयर, ढेर सारे लेयर्स होंगे तो कवरिंग और प्रोटेक्शन करेगा, और इसका सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होता है, क्योंकि मतलब इतना थिक होता है कि ये बहुत कम हो पाता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, इसलिए इसका लेस रोल होता है। अब कंपाउंड एपिथेलियम दो तरह के होते हैं, स्ट्रेचेबल जिसे हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, और नॉन स्ट्रेचेबल यानी कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेचेबल यानी ट्रांजिशनल और नॉन स्ट्रेचेबल यानी कि स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेचेबल क्या होगा? जिसके पास वेरी थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ऐसे समझ लें। जैसे कि इसके अंदर आता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटस, रेनल पेल्विस। क्योंकि देखो जब यूरिन भरता है तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे स्ट्रेचेबल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और नॉन स्ट्रेचेबल का जो कि स्ट्रेच ना हो पाए, और ये प्रेजेंट होता है ड्राई और वेट सर्फेसिस पे। अब क्या होते हैं ड्राई और क्या होते हैं वेट सर्फेसिस, तो हम लोग देखें। ड्राई सर्फेसिस ऐसे सर्फेसिस होते हैं जहाँ पे केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा स्किन पे केराटिन है इसलिए हम लोग ड्राई है, और केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो उसे वो सरफेस ड्राई होगी और इम्परमेबल होगी वाटर से। जैसे हमारा स्किन है, अभी हम लोग ऐसा तो है नहीं कि कहीं नहा रहे हैं तो हमारे हाथ मतलब स्किन से होते हुए पानी हमारे शरीर के अंदर चला गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो स्किन के अंदर कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाएगा। अब मॉइस्ट में देखें तो हम लोग जहाँ पे एपिथेलियम ना प्रेजेंट हो, जैसे कि फेरिंग्स, बकल कैविटी, ओसोफेगस, वजाइना और लार्जर डक्ट ऑफ ग्लैंड। क्योंकि देखो हम लोग बकल कैविटी देखते हैं तो वो मतलब मॉइस्ट होता है, ड्राई हमारे स्किन की तरह ड्राई नहीं होता, तो इन यहाँ पे केराटिन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया। अब इस लार्जर डक्ट में कौन कौन से डक्ट आते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट और स्लेवरी डक्ट आते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेल जंक्शन को, मतलब हमने एपिथेलियल सेल खत्म कर लिया है, अब हम लोग सेल जंक्शन देखते हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन बनाते हैं सेल के बीच में। कैसे कैसे फंक्शंस? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, मतलब अपने स्ट्रक्चर की वजह से भी और फंक्शन की वजह से भी कनेक्शन बनाते हैं। मैक्सिमम सेल जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू के पास ही पाया जाता है, तो इसलिए एपिथेलियल के बाद ही हम लोग ये पढ़ते हैं। मतलब पाया हर टिश्यू में जाता है पर मैक्सिमम एपिथेलियल के पास पाया जाता है। जैसे कि हम लोग टाइट जंक्शन की बात करें, टाइट जंक्शन
टाइट जंक्शन क्या होता है ना, ये लीकेज को प्रिवेंट करता है, मतलब एकदम टाइट टाइट मतलब समझ रहे हो, एकदम टाइट कर दो तो लीकेज प्रिवेंट हो जाएगी टिश्यू के अक्रॉस, तो ऐसे हम लोग रख सकते हैं यार। और सब्सटेंसेज मतलब क्रॉस नहीं कर सकते, जैसे ये सब्सटेंस है ये इस टाइट जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई हमारी, तो ये हो गया टाइट जंक्शन। उसके बाद आता है हमारा गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन जो होता है ना, वो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स, मतलब ये दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है और उनके बीच में कम्युनिकेशन करता है। कैसे कम्युनिकेशन करता है? आयंस को ट्रांसफ़र करके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, और कभी कभी तो बिगर मॉलिक्यूल्स को भी मतलब ट्रांसफ़र करके कम्युनिकेट करता है, इसलिए इसको कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोल देते हैं। ये ऐसा स्मूथ मसल्स के में भी देखने को मिल जाता है हमें। अब हम लोग तीसरा जंक्शन देखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं अडहेरिंग जंक्शन। ये सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स, अडहेर मतलब ऐसे जोड़ना टाइप होता है, तो इसे सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स बोला जाता है, मतलब ये हेल्प इन सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स। अब इसके बाद देखें हम लोग कार्डियक मसल्स। इसके अंदर मतलब एग्जांपल में देखें, कार्डियक मसल के इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, जहाँ पे गैप प्लस अडहेरिंग दोनों जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अब हम तीनों जंक्शन पढ़े, एक बार अगर रिकैप करें तो पहला था टाइट जंक्शन जो कि प्रिवेंट कर रहा था लीकेज अक्रॉस सेल्स, और दूसरा था गैप जंक्शन जो कि साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा था और ट्रांसफ़र कर रहा था आयंस को, रैपिड ट्रांसफ़र कर रहा था आयंस को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को और कभी कभी बिगर मॉलिक्यूल्स को भी। और उसके बाद इसलिए उसको कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोल सकते थे। फिर तीसरा था अडहेरिंग जो कि सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स करता है। अब कनेक्टिव टिश्यू, हमने एपिथेलियल टिश्यू कर दिया है समाप्त। अब हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। अब कनेक्टिव टिश्यू, इसका जो ऑरिजिन होता है ना, ये मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है, सबसे अबंडेंट होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है हमारे बॉडी का। ये क्या करता है? सपोर्ट और लिंकेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसी के अंदर बोन्स, कार्टिलेज ये सारे प्रेजेंट होते हैं, तो भाई सपोर्ट करेगा, बोन्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नहीं तो इसीलिए इसमें सपोर्ट और लिंकेज प्रोवाइड करता है। अब कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम लोग देखें ना, तो कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड होता है मैट्रिक्स में और सेल्स में। कनेक्टिव टिश्यू दो तरह से डिवाइड होता है, मैट्रिक्स और सेल्स। मैट्रिक्स जो होता है ना, वो ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स में डिवाइड होता है। ग्राउंड सब्सटेंस किससे बना होता है? पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन, और इसी से बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बनी थी एपिथेलियल सेल की। ये याद रखना, मतलब ग्राउंड सब्सटेंस किससे? म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, जिससे हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बनना होता है। अब उसके बाद फाइबर्स होते हैं, जिसमें कोलेजिन फाइबर और इलास्टिक फाइबर आते हैं। मतलब देखो, कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स होता है, उसके डिवाइडेड होता है, और सेल्स के अंदर डिवाइडेड होता है। और मैट्रिक्स जो डिवाइडेड होता है ग्राउंड सब्सटेंस में और हमारे पास फाइबर्स में डिवाइडेड होता है। और ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, और हमारे पास फाइबर्स जो होता है ना, वो कोलेजिन और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना होता है। अब सेल्स जो होते हैं ना, ये कौन कौन से सेल्स होते हैं? तो फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफाजेस, प्लाज्मा सेल, उसके बाद फिर न्यूट्रोफिल्स, फिर इओसिनोफिल्स, तो ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं, ये तो हमने ऊपर देखा क्या क्या पाया जाता है। अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करें तो हमारे पास मिलेगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो होता है ना, उसके अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल का मतलब आता है बोन्स और कार्टिलेज, तो यानी कि बोन्स उसके अंदर आएंगे और कार्टिलेज आएंगे। और फ्लूइड का मतलब होता है ब्लड और लिम्फ, तो उसके अंदर ब्लड और लिम्फ आएंगे। तो यह हमने देखा, मतलब लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। लूज में एरियोलर एडिपोज, डेंस में डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। यहाँ पे स्केलेटल और हमारे पास स्केलेटल और फ्लूइड, स्केलेटल में बोन्स और कार्टिलेज और फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ। अब हम लोग देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू इसको लूज बोलते क्यों हैं? क्योंकि इसके पास सेल्स और फाइबर्स, हाँ, मतलब सेल्स और फाइबर जो होते हैं ना, वो लूजली एग्रीगेटेड होते हैं उस मैट्रिक्स में, मतलब सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में ये लोग लूजली एग्रीगेटेड होते हैं, मतलब कहीं कहीं लूज में एकदम वैसे हैं। और यहाँ पे मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, तो मैट्रिक्स ज़्यादा होता है और सेल्स और फाइबर्स जो हैं वो लूजली एग्रीगेटेड होते हैं।